हाय गाइज, आज की समरी है हमारी क्लास 11th हिंदी की स्पीति में बारिश चैप्टर की। गाइज, इस चैप्टर में एक यात्रा को एक्सप्लेन किया है राइटर ने, जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस की थी। तो आइए देखते हैं फटाफट से इस चैप्टर की समरी को। गाइज, इस चैप्टर के राइटर हैं हमारे कृष्णनाथ जी। तो कृष्णनाथ जी ने अपनी एक यात्रा, जो कि स्पीति की यात्रा में वो गए हुए थे, तो उसका एक्सप्लेनेशन किया है इस चैप्टर में। और वो बताते हैं कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में एग्जैक्ट लिखते हैं। उसके बाद वो जनसंख्या के बारे में और वहाँ की जो ऋतुएं आती हैं उसके बारे में, फसल के बारे में, जलवायु के बारे में, वहाँ की भूगोल के बारे में फुल एक्सप्लेन करते हैं। तो स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है, या फिर कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है लाहौल स्पीति, और उस जिले की एक तहसील है जिसका नाम है स्पीति। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं, कठिनाइयों से भरे हुए रास्ते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाते और ना ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ का रास्ता काफ़ी मुश्किल है। तो लेखक हैं, उन्होंने यहाँ की यात्रा की थी और अपनी यात्रा को एक्सप्लेन किया था। तो जब लेखक वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर संचार का माध्यम, जो हमारे पास आजकल फ़ोन होते हैं ना, फ़ोन हैं, लैपटॉप्स हैं, सबसे इधर उधर चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं, वो कोई भी साधन वहाँ पर नहीं था। उस टाइम पे नहीं था, आज हो तो पता नहीं, बट उस टाइम पर कोई भी फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड नहीं थी। तो वहाँ पर एक ही चीज़ थी, केलंग और काजा के बीच संदेश भेजा जाता था, जैसे चिट्ठी वाला संदेश, उसी से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। और वहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा कंजस्टेड थे, वहाँ चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो वहाँ पर जो हमारे यहाँ होते हैं टेम्पो, रिक्शा, बस, जीप, वहाँ पर कुछ भी नहीं चलता था, केवल पैदल ही जाना है और पैदल ही वापस आना है। इसी वजह से वो जो पूरा क्षेत्र था वो पूरी दुनिया से कटा हुआ रहता था, क्योंकि वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो जैसे हम सारी फैसिलिटीज़ का मज़ा उठाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे फूड को एंजॉय करते हैं, वहाँ के लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर कोई चीज़ पहुँचाना बहुत मुश्किल काम था। तो प्राचीन काल में स्पीति स्वतंत्र रहा था, मतलब वहाँ पर किसी का भी कोई भी शासन नहीं था। बट बीच में क्या हुआ, लद्दाख मंडल, कश्मीर मंडल, बुशहर मंडल, कुल्लू मंडल और ब्रिटिश भारत के तहत यह रहा तो स्वतंत्र ही, पर इसके अधीन रहते हुए भी वो स्वतंत्र रहा। ऐसा होता है ना, जैसे हम किसी गांव को अपना कहें पर उस पर कोई भी ना काम करें और ना ही उसके बारे में सोचें, वो लोग जैसा डिसीजन लेते हैं वैसे ही रहने दें। तो वही स्थिति इसकी थी, और इसीलिए यहाँ की भौगोलिक स्थिति और आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। ब्रिटिश शासन में भी ये स्वतंत्र ही रहा, और जैसा हमने ब्रिटिश शासन को इसे दिया था एज इट इज़ वैसा ही इसको वापस ले लिया। तो अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें कि स्पीति में क्या जनसंख्या थी, या फिर लाहौल, तो लाहौल और स्पीति पास पास ही है, ठीक है। उसकी घाटियों का वर्णन आपको मिलेगा कि किसकी पहाड़ियाँ ऊंची है, किसकी नीची है। तो लेखक बताते हैं कि स्पीति की जनसंख्या लाहौल से भी कम है, और 1901 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या 3 से 201 थी, ठीक है, 231 थी। और जबकि 1971 की जनगणना के अनुसार ये 7196 हो चुकी है। अब 1971 की जनगणना के अनुसार लाहौल और स्पीति दोनों को मिलाकर अगर कुल क्षेत्रफल हम देखते हैं तो वो है 12,015 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल की बात हो रही है, यहाँ पर जनसंख्या की नहीं हो रही है। तो इंपीरियल गैजेटियर के अनुसार स्पीति का क्षेत्रफल केवल 2155 वर्ग मील ही है, और इसके अनुसार स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। मतलब समझते हैं आप, यानी 1 वर्ग मील में 4 से भी कम व्यक्ति रहते हैं, जबकि 1901 में यहाँ प्रति वर्ग मील में 2 से भी कम व्यक्ति थे। केवल 71 सालों में इतना सा चेंज आया है कि 2 से 4 व्यक्ति हुए हैं। डबल समझ लीजिए आप, 71 सालों में बस इतना सा बदलाव यहाँ पर आया है। अगर स्पीति के इतिहास और प्रशासन की बात करें तो स्पीति, लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज्य से भारत को जस का तैसा ही मिल गया था, क्योंकि उन्होंने वहाँ जाना सही नहीं समझा, रास्ते बहुत ज़्यादा कठिन थे। 1846 में कश्मीर के राजा थे गुलाब सिंह, इन्होंने इसे अंग्रेज को दे दिया था, सौंप दिया था लाहौल को।
अंग्रेजों ने साम्राज्य के दूरगामी हित के लिए लाहौल स्पीति के जरिए तिब्बत के उन क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश की जहां पर वो नहीं पहुंच सकते थे, पर रास्ता मुश्किल होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर कुछ समय बाद 1847 में लाहौल स्पीति और कुल्लू का कन्नड़ जिले आपस में मिला दिए गए। क्या मिलाया गया? लाहौल स्पीति और कुल्लू को कन्नड़ जिले में मिला दिया गया था। लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन एक नैनो द्वारा चलाया जाता था। नैनो कौन होता है? एक द्वितीय दर्जे का मजिस्ट्रेट जैसा होता है, पूरा मजिस्ट्रेट नहीं, द्वितीय दर्जे का मजिस्ट्रेट। बट वहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा खराब थी कि वहाँ के लोग उस मजिस्ट्रेट को यानी उस नैनो को अपना राजा मानने लगते थे, तो उसी को वो अपना राजा माना करते थे। अब बात करते हैं कि 1873 में क्या हुआ? स्पीति रेगुलेशन पास हुआ। इसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा मिला, फिर भी ब्रिटिश भारत पर कोई कानून लागू नहीं हुआ था। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के कुछ आधिकारिक नैनो को दिए गए थे। जो नैनो वहाँ पर था जिसको वो लोग राजा मानते थे, उसको कुछ अधिकार दिए गए थे, जिसको मालगुजारी इकट्ठा करना, छोटे मोटे फौजदारी के मुकदमे का फैसला करना, ये सब कुछ शामिल था। मतलब उन्हें किसी वकील के पास नहीं जाना, उन्हें किसी कोर्ट के पास नहीं जाना, वो नैनो के पास जाकर अपने इन सारे झगड़ों को मसला शॉर्ट आउट कर सकते थे। भारत की आज़ादी के बाद 1960 में लाहौल स्पीति को पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया था, जिसका केंद्र केलांग बनाया था। 1966 में जब हिमाचल राज्य बना तो लाहौल स्पीति को उसकी उत्तरी छोर का एक जिला बना दिया गया। चेंजेस आते रहे, बट वहाँ की स्थिति में कोई चेंजेस नहीं थे। यह देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र माना जाने लगा था। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं हम, तो स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 76.26 और 78.42 पूर्व देशांतर में स्थित है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसकी जो औसत ऊंचाई होती है, फुल ऊंचाई है, वो 18,000 फीट है। ये पहाड़ स्पीति को पूरब से तिब्बत, पश्चिम में लाहौल और दक्षिण के किन्नरों और उत्तर से लद्दाख से अलग करता है। किसको अलग करता है? दक्षिण में किन्नरों और उत्तर के लद्दाख से अलग कर देता है। यहाँ की जो मुख्य घाटियाँ हैं वो स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का नाम ही स्पीति है, तो वहाँ की जो नदी है उसको स्पीति नाम से बुलाया जाता है। स्पीति नदी का उद्गम स्थल पश्चिम हिमाचल से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से है, जहाँ से बहकर वह पूरब में तिब्बत होते हुए स्पीति तक पहुँचती है। फिर वह उसके बाद किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज नदी है वहाँ जाकर मिल जाती है। किन्नौर जिले से बहती हुई जाती है और सतलुज में जाकर मिल जाती है। तो भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र इतना ज़्यादा टिपिकल है, इतना ज़्यादा दुर्गम है कि यहाँ के बारे में अगर सोचो तो कभी कभी लगता है कि यहाँ लोग रहते ही क्यों हैं। यहाँ जीवन इतना ज़्यादा मुश्किल है तो यहाँ क्यों रहते हैं। यहाँ 8-9 महीने तो ठंड पड़ती है और उस ठंड में ना ही लकड़ियाँ होती हैं जिससे आप अपने घर को गर्म रख सकें, ना ही खाने के लिए कोई फूड मटेरियल है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर एक ही फसल होती है। गेहूँ हो सकता है, ठीक है, एक ही फसल होती है। हमारे यहाँ 2 फसलें होती हैं, इनके यहाँ एक ही होती है, उसी से इन्हें अपना गुजारा करना पड़ता है। लकड़ी मिलती नहीं है। यहाँ पर नंगे पहाड़ होते हैं। जैसे आप पूर्णागिरी वगैरह में जाएंगे तो पहाड़ों के ऊपर आपको पेड़ मिलेंगे, बट यहाँ के पहाड़ एकदम नंगे होते हैं, उन पर कोई पेड़ वेड़ नहीं होता, पत्थर ही पत्थर नज़र आता है आपको। तो यहाँ के लोग लकड़ी की प्रॉब्लम से भी जूझते रहते हैं। फिर राइटर ने सोचा कि शायद ये लोग अपने धर्म की वजह से या फिर मातृभूमि प्रेम होता है ना कि हमें गांव में रहना, ये हमारा गांव है, इस वजह से यहाँ रहते हो। तो ये उनका खुद का फैसला था। हालांकि 1971 से आज तक वो रहते ही आ रहे थे और उनकी जनसंख्या अब 7,000 कुछ हो चुकी थी, जो कि 235 थी, अब बढ़ चुकी थी। अब राइटर बताते हैं कि मध्य हिमालय की जो घाटियाँ हैं उनके बारे में कुछ बताते हैं। तो लेखक थोड़ा स्पीति के पहाड़ों के बारे में हमारा परिचय कराते हैं स्पीति के पहाड़ों से। और स्पीति के पहाड़ लाहौल से भी ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। स्पीति मध्य हिमाचल की घाटी में स्थित है।
राइटर बताते हैं कि शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, कुल्लू, मनाली ये सभी क्षेत्र हिमालय की शुरुआत से पहले वाले क्षेत्र हैं। ये हिमालय की शुरुआत नहीं है, इससे पहले वाले क्षेत्र हैं। और जबकि शिवलिक व पीर पंजाल क्षेत्र जो है वो हिमालय घाटी की तलहटी या फिर नीचे वाला हिस्सा है, जो निचले स्तर पे मिलते हैं या फिर आखिरी कह सकते हैं आप। तो उन्होंने बताया कि कौन सी चीज़ें शुरुआती हैं और कौन सी बाद वाली। रोहतांग जोत को पार करने के बाद मध्य हिमाचल शुरू हो जाता है, जिसमें लाहौल स्पीति की घाटियां प्रेजेंट हैं। ठीक है, श्री कनिगम के अनुसार लाहौल का ऊंचाई है वो समुद्री तल से 10,535 फीट है, जबकि स्पीति की ऊंचाई 12,986 फीट है। टोटल करें तो 13,000 फीट औसत ऊंचाई बैठती है इनकी। तो गाइस, मैंने 10th क्लास में एक चैप्टर एक्सप्लेन किया, वो भी यात्रा वाला था। बहुत ज़्यादा लंबा होता है और ये चैप्टर भी आपका काफ़ी लंबा हो चुका है, इसकी वीडियो भी काफ़ी लंबी है। अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मेंशन कर दूंगी, वहाँ से ले लीजिए। चलते हैं इसके आगे की समरी की ओर। फिर हिमालय पर्वत की श्रेणियों में बसा हुआ स्पीति शहर है, उसके बारे में वो कुछ बताते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ों के बारे में बताते जा रहे हैं। तो स्पीति के उत्तर दिशा में बारालाचा पर्वत श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई वो बताते हैं कि 16,231 फीट से लेकर 16,500 फीट तक है। और इस पर्वत श्रेणी को 2 अन्य चोटियां भी हैं जो काफ़ी ऊंची हैं, जिनकी ऊंचाई पता है कितनी है? 21,000 फीट से भी अधिक है। तो इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ या फिर चोटियाँ आप कह सकते हैं हमारे हिमालय में हैं, इसीलिए उसको हिमालय कहते हैं हम, शिव जी का हिमालय। स्पीति के दक्षिण दिशा में माने पर्वत श्रेणी है। तो राइटर को ऐसा लगता है कि जो माने पर्वत श्रेणी है, वो माने नाम इसलिए रखा गया होगा क्योंकि बौद्ध धर्म में एक मंत्र है माने करके, उसी से रिलेटेड होगा ये नाम, इसीलिए इसका नाम माने रख दिया गया है। और इसकी ऊंचाई 31,648 फीट बताई गई है। इसके जो ऊंचाई है वो अलग अलग बताई गई है, हर किसी ने अपने हिसाब से इसकी ऊंचाई को बताया है। इसके बाद सब मध्य हिमालयी क्षेत्र हैं जिसमें स्पीति बसा हुआ है। मध्य हिमालयी क्षेत्र में पूरा स्पीति आता है। इसके बाद ब्रह्म हिमालय शुरू हो जाता है, जिसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। राइटर बताते हैं कि यहाँ युवा पर्यटक को भी आना चाहिए और यहाँ की ऊंची ऊंची चोटियों को निहारना व प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ पर मज़ा लेना चाहिए, क्योंकि इतनी ऊंची जो पहाड़ियाँ होती हैं या चोटियाँ होती हैं वो हमें मोटिवेट करती हैं। अगर यहाँ पर हम मौसम की बात करते हैं तो राइटर बताते हैं कि यहाँ पर जो मौसम है वो ज़्यादातर ठंड रहती है, कुछ टाइम के लिए गर्मी आती है और इससे ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम तक ठंड रहने की वजह से ये बिल्कुल कट जाते हैं, हमारी और दुनिया से बिल्कुल भी कट जाते हैं। ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और इन्हें सेकने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं होती। फसल के बारे में बताएं तो यहाँ पर केवल एक ही फसल होती है, मतलब सीज़न में एक फसल, चाहे वो जौ कर लो या गेहूँ या मटर या सरसों, बट होगी एक ही। ठीक है, तो यहाँ एक ही फसल होती है और उसी से इन्हें अपना जीवन यापन करना पड़ता है। ठंड ज़्यादा होने की वजह से दूसरी फसल भी यहाँ पर नहीं हो पाती। तो अंत में राइटर कहते हैं कि यहाँ वर्षा कभी कभार होती है। तो एक बार वो सो रहे थे, जब इस यात्रा पे गए थे तो वो सो रहे थे। वो बताते हैं कि जब वो सो रहे थे और बारिश होने लगी तो वहाँ के लोगों ने उन्हें बताया कि अगर कोई यात्रा पे आए और बारिश हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो उनकी यात्रा है वो शुभ होगी। ठीक है, स्पीति में आकर उन्हें शुभ यात्रा का अनुभव होगा। तो वहाँ के लोग बारिश को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करते थे, क्योंकि उनकी फसल के लिए एक ही चीज़ थी जो पानी दे सकती थी, वो थी बारिश, क्योंकि वहाँ पर किसी इंजन से या ट्यूबवेल से ऐसी चीज़ों से आप पानी नहीं भर सकते थे। तो ये था गाइज इस चैप्टर की समरी। आई होप आपको समझ आई होगी। ये चैप्टर काफ़ी लेंथी था और इसमें शन मेंशन कर रखी हैं, अक्षांश देशांतर मेंशन कर रखा है। ये आपको ठीक से देखना होगा क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी इस चैप्टर की। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ।